हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को जोर दे रहे होंगे। फिलहाल 2 फेब के फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर आ चुका हूँ। पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आज मैं फिर से पेन और पैड का यूज़ नहीं कर पाऊँगा और एक्चुअली टाइम नहीं मिला कि मैं अपने पेन और पैड को इंस्टॉल कर पाऊँ। बट नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं पेन और पैड के साथ ही आऊँगा। फिलहाल आज की बात करते हैं 2 फेब फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये पिछले 3 दिनों के फाइनेंशियल अवेयरनेस इसमें इंक्लूड हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड टू डिपॉजिटर्स बाय डिफॉल्टिंग बैंक्स अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। कितने अमाउंट पेड किए गए हैं डिपॉजिटर्स को डिफॉल्टिंग बैंक्स के द्वारा, किस स्कीम के तहत? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हम ये समझते हैं कि ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है क्या, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे DICGC। देखो, होता क्या है कि जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं अपना, तो आप ये सोच के जमा करते हैं कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, जेब में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके आस पड़ोस में बहुत सारे महान लोग भी घूम रहे हैं। तो लोगों ने बैंकों में पैसा जमा करना शुरू किया। जब ये बैंक आया था तो इसका बेसिक मोटो यही था कि बैंकों में लोग पैसे जमा करें, लोगों की जमा की आदत बनी। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो बैंक ही डिफ़ॉल्ट हो जाए, बैंक ही उस कंडीशन में ना रहे कि वो आपको पैसे दे पाए आपके, तो क्या? ठीक है, 1961 से पहले क्या था कि अगर कोई भी बैंक जिसमें आप पैसा जमा करते हैं और किसी भी वजह से वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो बैंक बंद हो जाता है, आपको 1 रुपये नहीं मिलने थे। लेकिन इस प्रक्रिया को और जो खाता धारक थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए 1961 में एक संगठन का गठन किया गया जिसका नाम था DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब है क्या ये? होता क्या है, उस समय 1961 में जब इसका गठन किया गया था तो उस समय कहा गया कि अगर कोई भी बैंक किसी भी कंडीशन में अपने खाता धारकों को अगर पैसा पे करने में असमर्थ रहती है, नहीं पे कर पाती है, तो उस कंडीशन में एक इंश्योरेंस किया जाएगा उसका, कस्टमर का। जैसे वो खाता खोलेगा उसका एक इंश्योरेंस हो जाएगा कि इतने अमाउंट उसको मिलेंगे डिफ़ॉल्ट करने पे। 1961 में DICGC का गठन किया गया और कहा गया कि अगर कोई बैंक कस्टमर को पेमेंट नहीं कर पाता है, दिवालिया हो जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब 1961 में DICGC का गठन हुआ था तो ये कंपनसेशन का जो अमाउंट था वो 1500 रुपये थे। यानी कि अगर कोई भी बैंक पेमेंट नहीं कर पाता है या पैसे डूब जाते हैं तो जाहिर सी बात है खाता धारकों के भी पैसे डूबेंगे। तो उस केस में डिफ़ॉल्टर बैंक जो भी होगा उसके बिहाफ पे सरकार जो है डिपॉजिटर्स को 1500 रुपये प्रोवाइड करेगी। 1961 की बात है, उस समय पैसों का वैल्यू उतना था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है 1500 रुपये भी ज़्यादा थे। ये चलन 1961 से लेकर 1993 तक चला है। 1961 से लेकर 1993 तक ये 1500 रुपये ही अमाउंट था। 1993 में जब बैठक हुई तो ये माना गया कि यार 1500 रुपये तो 1961 के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब इतने सालों बाद जबकि रुपए का वैल्यू बढ़ चुका है तो इस अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। तो 1993 में 1961 के बाद में 1993 में इस अमाउंट को 1 लाख कर दिया गया। यानी कि अब अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्टर बन जाता है, तो वो अपने डिपॉजिटर्स को, या यूँ कहे कि सरकार उस डिपॉजिटर को जितने भी होंगे उनको 1 लाख रुपये प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस मनी के तौर पे। ठीक है, ये चलन 1993 से भी चलता रहा, वो 1 लाख रुपये ही था। पिछले बजट में सन 2021 की बात करें तो इस बजट में इस अमाउंट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए गए। यानी कि आज के डेट में आपका जितने भी अकाउंट है आपके बैंक में, उसमें आपको 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा इन केस अगर वो बैंक आपको पैसे प्रोवाइड करने में असमर्थ होती है। आप लोग रोज़ ही सुनते हैं कोई ना कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है, किसी न किसी रीजन से वो कस्टमर को पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ महान भाव लोग ये बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि चलो एक काम करते हैं, सारे बैंकों में जो डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, जो उस कैटेगरी में जाने वाले हैं, उसमें 1000 रुपये का खाता खोल देते हैं तो 5-5 लाख रुपये मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। होता क्या है, अगर 5 लाख रुपए तक का आपका डिपॉजिट है किसी बैंक में और वो बैंक डूब गया, तब तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। अगर 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी आपने अगर ज़्यादा किया तो आपको मिलना कितना है? सिर्फ 5 लाख। सपोज दैट अगर किसी कस्टमर का 1 करोड़ अकाउंट में है, किसी बैंक में उसने 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं और बैंक दिवालिया हो जाता है, तो उसको ऐसा थोड़ा ना कि 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, नहीं, उसको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम कवर 5 लाख तक का है, मिनिमम कवर जितना आपका बैलेंस होगा। ठीक है, तो 1961 में 1500 रुपये था,
अब मुझे तो ये सोच के हंसी आती है कि अगर 1961 में कोई किसी के अकाउंट में करोड़ या 2 करोड़ रुपए, वैसे तो बहुत ज़्यादा उस समय रहे नहीं होंगे, बट अगर किसी के खाते में होंगे और वो बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाता होगा तो उसको कंपनसेशन के तौर पे 1500 रुपये मिलते होंगे। मतलब उसके ऊपर क्या गुजरती होगी उसके दिल पे। खैर, अगर मैं DICGC की बात करूँ तो 1961 में बना था, जैसे कि मैंने बताया 1500 रुपये पहला इसका कंपनसेशन अमाउंट जो रखा गया था वो था। उसके बाद चेंज किया गया था 1993 में, तब 1 लाख किया गया था, एंड देन आफ्टर 2021 में 5 लाख कर दिया गया है। फिलहाल आपके जो अमाउंट है 5 लाख तक के इंश्योरेंस से कवर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो भी अकाउंट खोल रहे हैं, जितनी भी बैंकों में आपका खाता है, 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट ना रखें, क्योंकि कल को अगर बैंक डिफ़ॉल्टर बन जाता है तो आपके वो अमाउंट सिक्योर होंगे। 5 लाख से ऊपर रखते हैं तो वो आपके रिस्क पे होगा। ठीक है, इसके चेयरमैन की बात कर लेते हैं, DICGC के चेयरमैन की। तो ये फिलहाल है MD पात्रा, जिनका पूरा नाम है माइकल डी पात्रा, और ये रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी हैं फिलहाल इस समय। इसके HO की बात करें, हेड ऑफिस की बात करें DICGC की, तो फिलहाल ये मुंबई में है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, विच कंपनी इज करंटली द सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट प्लेटफॉर्म। ऐसी कौन सी कंपनी है जो सिंगल लार्जेस्ट रिटेल प्लेटफॉर्म है भारत की, कौन सी ऐसी कंपनी है? तो वो कंपनी है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये है क्या, UPI क्या काम करती है, कैसे काम करती है? देखो, UPI एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, आप लोगों ने IMPS का नाम सुना होगा, करते भी होंगे लोग आप लोग। नेफ्ट का भी नाम सुना होगा, RTGS का भी नाम सुना होगा। तो IMPS क्या है और नेफ्ट RTGS क्या है? देखो, जब नेफ्ट RTGS के थ्रू आप पैसे किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में भेजते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। टाइम का मतलब, अगर आप नेफ्ट कर रहे हो या RTGS कर रहे हो तो पैसा तुरंत दूसरे के अकाउंट में नहीं पहुंच जाता है, आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन IMPS क्या होता है, ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका पूरा नाम है। इसमें पैसा जैसे ही आपने इधर मतलब अगर मोबाइल से कर रहे हैं या आप बैंक में जाके कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने इधर पेमेंट किया उधर उनके खाते में पैसा पहुंच गया। ठीक है, UPI को बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। और फिलहाल आज के समय की बात करें तो सिर्फ दिसंबर के महीने में, अभी जो हाल ही में दिसंबर महीना गुजरा है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, सिर्फ दिसंबर महीने में इसने 4.6 बिलियन ट्रांजैक्शन किए हैं। मतलब जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन कोई किया, एक में अकाउंट हो गया, आपने कोई किया तो आप 2 अकाउंट हो गए। तो इस तरह से 4.6 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जिसका टोटल वैल्यू है 826 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ दिसंबर के डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जो पिछला ही दिसंबर गया 2021 वाला, तो कह सकते हैं कि ये सिंगल लार्जेस्ट रिटेल प्लेटफॉर्म है। UPI का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ में। तीसरा क्वेश्चन है, विच बैंक्स पोटेंशियल इन्वेस्टर वांट 34 करोड़ NPA गिवन टू बैड बैंक्स। किस बैंक ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने बैंक के 34 करोड़ के NPA को बैड बैंक्स को दे देगा। बैड बैंक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, बैड बैंक्स से आने से बैंक को कोई फ़ायदा है और बैड बैंक को तो फ़ायदा है ही है। तो किस बैंक ने ऐसा किया है कि अपने 34 करोड़ के NPA अकाउंट्स को बैड बैंक्स को देने का डिसीजन लिया है? वो बैंक है IDBI बैंक। ठीक है, IDBI ने डिसीजन लिया है कि वो अपने 34 करोड़ के NPA अकाउंट्स को बैड बैंक्स को दे देगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि IDBI को डिसीजन लेना पड़ा? आप लोगों ने IDBI के बारे में सुना होगा कि IDBI की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, पिछले बजट में भी इसके बारे में बातें की गई थी। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो IDBI ने जितनी भी आज तक लोन बांटे हैं, मतलब अगर उस मान लेते हैं कि उसने 100 करोड़ का लोन बांटा है, तो उसमें 20.56% का NPA है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 20%, ऑलमोस्ट 20.5 यानी 20.5% का NPA कह दो। अगर 100 रुपये बांट रहे हैं तो 20.5 रुपये जो है इनके डूब जाते हैं, पैसे वापस आते ही नहीं हैं, और ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो IDBI के अब देखो, ये IDBI के पोटेंशियल इन्वेस्टर कहाँ से आ गए? तो सरकारी बैंक था? नहीं, पहले सरकारी बैंक था। अब इसमें 49.24% जो स्टेक है वो LIC का है, जो कि मेजर स्टेक है इनके पास में। 49.24% स्टेक जो है वो फिलहाल LIC के पास में है। गवर्नमेंट के पास जो इसका शेयर है वो 45.48% है। LIC की बात करें तो 49.24% है अपना LIC के पास में। गवर्नमेंट की बात करें तो 45.48 यानी 45.48% जो है सरकार के पास में है, और 5.28% जो है वो पब्लिक के पास में है।
इसके शेयर्स। अब जाहिर सी बात है कि पब्लिक ने जब पैसा लगाया और उनका पैसा ही डूब जा रहा है तो वो यही चाहेंगे ना कि भैया इसको बैड बैंक्स को दो, वो पैसे वहाँ बैड बैंक से आएंगे और हमें हमारा पैसा दे दो, हम तो भैया बैंक छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, बैंक इन्वेस्टर ने ये भी डिसाइड किया है कि वो अपने शेयरों की नीलामी भी शुरू करेंगे कुछ ही दिनों में। IDBI वैसे बहुत अच्छे हालात इसके नहीं है, तो कोई भी इसमें अपने शेयर नहीं लगाना चाहता, कोई भी इसके शेयर लेना नहीं चाहता, और जिन्होंने लगा रखा है उन्होंने डिसीजन लिया है कि पहले तो हम अपने 34 करोड़ के NPA को बैड बैंक्स को देंगे और उसके बाद बहुत ही जल्द हम नीलामी प्रक्रिया को भी शुरू करेंगे, यानी कि जो हमारे पास शेयर है वो उसको हम बेचना भी शुरू कर देंगे। अगर मैं IDBI की बात करूं तो इसका HO हेड ऑफिस मुंबई में है। टैगलाइन इसका है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच लिया है, इतना ज़्यादा बड़ा सोच लिया कि इन्वेस्टर्स को सोचना पड़ रहा है। और फिलहाल इसके MD और CEO हैं राकेश शर्मा। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन फोर्थ। सॉरी किधर गया, हाँ, विच कंपनीज IPO बॉन्ड चेयरमैन टेन्योर एक्सटेंड्स फॉर 1 ईयर। किस कंपनी के IPO बॉन्ड के चेयरमैन का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि IPO है क्या। फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, कोई कंपनी अपनी IPO निकालती है, यूँ कहती है कि वो मतलब एक कह सकते हैं कि वो लोगों से कहती है कि आप हमारी कंपनी में पैसे लगाइए, ठीक है। IPO के थ्रू पैसे कलेक्ट किया जाता है शेयर बेच के, ठीक है। बहुत सारी कंपनियों के IPO इस समय मार्केट में चल रहे हैं। LIC भी ने डिसाइड किया है कि वो अपने IPO को मार्केट में लाएगा। दरअसल ये बात 2021-22 के बजट में भी कह दी गई थी कि सरकार द्वारा कह दी गई थी कि वो LIC के IPO मार्केट में उतारेगा और उससे पैसा इकट्ठा करेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि LIC को प्राइवेटाइज किया जा रहा है या LIC को बेचा जा रहा है, इसके हालात ख़राब है। LIC के हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। LIC के हालात इसलिए आज अच्छे चल रहे हैं और इसलिए ही डिसीजन लिया गया है कि इसको एक बहुत बड़ी कंपनी जो है बनाया जाए, ठीक है। फिलहाल सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको IPO के थ्रू जो है शेयर बेचेंगे और उस शेयर से पैसे इकट्ठा करेंगे। और जो सरकार ने एस्टिमेट लगाया है कि हम इस शेयर के थ्रू यानी IPO के थ्रू 8 से 10 लाख करोड़ इकट्ठा कर लेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, इसी बीच में गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया है कि पहले LIC का जो ऑथराइज्ड कैपिटल था वो 100 करोड़ था, तो गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि हम इसको 100 करोड़ से बढ़ा के 25,000 करोड़ करेंगे। तो गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है इस LIC को लेके और डिसीजंस भी अच्छे ले रही है। कई सारे लोगों के मन में वहम आ रहा होगा कि LIC को भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। LIC को प्राइवेटाइज़ नहीं किया जा रहा है। फिलहाल LIC को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा रहा है, इसके बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है। LIC की अगर बात करें तो इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं MR कुमार। ये जो MR कुमार है, इनको एक्सटेंशन मिला है 1 साल का और पिछले साल ठीक है, हाँ 1 साल का ही मिला। पिछले बार इनको 9 महीने का एक्सटेंशन मिला था, मतलब ये एक्सटेंशन पे अभी चल रहे हैं। 9 महीने पहले मिला था इनको और फिर से इनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि देखो IPO में इनको मतलब पिछले एक्सटेंशन दिया गया था। अगर कोई नया बंदा लाया जाए इनकी जगह पे तो होगा क्या कि उसको थोड़ा चीज़ें समझने में टाइम लगेगी, या हो सकता है कि जैसे होता है कोई नए लोग आते हैं तो उनको चीज़ें समझने में टाइम लगेगी, इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो फिर डिसाइड किया गया कि MR कुमार को ही रहने दिया जाए और जब तक IPO का बॉन्ड आ नहीं जाता है मार्केट में तब तक इनको रहने दिया जाए। एक बार जब ये बॉन्ड आ जाएगा और सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी तो फिर देखा जाएगा इनके टेन्योर के बारे में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है टू इंश्योर इट्स बिजनेस ग्रोथ विच कंपनी हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट संगम। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में प्रोजेक्ट संगम लॉन्च किया है। तो वो प्रोजेक्ट संगम लॉन्च करने वाला है पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। पीरामल की बात कर लेते हैं। देखो, आज से 3-4 साल पहले की बात करूँ तो 3-4 साल पहले, थोड़ा और पहले चल जाता हूँ, 5 साल पहले चला जाता हूँ, तो मार्केट में 2 ऐसी कंपनियाँ थी जो हाउसिंग लोन में बहुत बेहतर काम कर रही थी। आप लोगों को हाउसिंग लोन के बारे में पता ही होगा, बहुत सारे लोन है मार्केट में, उसमें से एक है हाउसिंग लोन। अगर आप घर खरीद रहे हैं और आप चाहते हो कि आपको बैंक फंड करे, आप बैंक फंड के थ्रू घर खरीदें, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, वो हैं जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो मार्केट में 2 बहुत ही ज़बरदस्त कंपनियां थी जिन पे लोगों का ट्रस्ट भी ज़्यादा था, और अगर बिजनेस के हिसाब से बात करें तो ये बहुत अच्छा होम लोन कर रहे थे। वो 2 कंपनियां कौन सी थी? एक थी SBI और एक थी HDFC। तभी 2-3 कंपनियों का मतलब, वैसे तो बहुत कंपनियां आती हैं मार्केट में, लेकिन 2 कंपनियां ऐसी आती हैं जो SBI को तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं लेकिन HDFC की जड़ों को हिला के रख देती हैं। वो 2 कंपनियां कौन थी? एक तो था अपना इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सुना होगा आप लोगों ने नाम, और एक था DHFL
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये दो कंपनियां आती हैं और एचडीएफसी की जड़ों को हिला के रख देती हैं। क्योंकि मैंने भी एचडीएफसी में काम किया तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि कितना इफेक्ट हुआ था। मतलब हमें मार्केट में काम के लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ता था। पहले एचडीएफसी के नाम से फाइलें मिलती थी, देन आफ्टर जब ये दोनों कंपनियाँ आई तो डीएचएफएल ने तो ज़्यादा चलो नहीं किया, लेकिन इंडिया बुल्स ने तो ऐसा मार्केट ख़राब किया कि मतलब पूछो ही मत। ठीक है, होता क्या है कि चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है, लेकिन इसी बीच में आरबीआई ने इंडिया बुल्स और डीएचएफएल में बहुत सारी गड़बड़ी पाई। बहुत सारी मतलब गड़बड़ी क्या कह सकते हैं इसको। जैसे मान लो कि होता क्या है कि जैसे आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो पहले से मार्जिन फिक्स है कि इतना मार्जिन रख के ही आपको लोन करना है। जैसे 1 करोड़ का लोन आप दे रहे हो, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, सॉरी मार्केट वैल्यू अगर 1 करोड़ की है तो आप 75% ही फंड कर सकते हो, 75 लाख ही इसको दे सकते हो, पूरा नहीं दे सकते हो। पूरा क्यों नहीं दे सकते हो? मान लो आपने 1 करोड़ दे दिया उसको और कल को वो प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई, 90 लाख हो गई, तो कस्टमर ने तो हाथ खड़े कर देने के ले जाओ मेरी प्रॉपर्टी, मेरा तो नुकसान वैसे ही हो गया, ले जाओ तुम्हें उठा के ले जाओ हैं। तो इसमें क्या था कि फिक्स किया गया कि 30 लाख तक आप 90% फंड कर सकते हैं। अगर 30 लाख तक की प्रॉपर्टी कस्टमर ले रहा है तो 90% आप दे सकते हो उसको, यानी कि 27 लाख। 30 लाख से ज़्यादा और 75 लाख से कम पे आप 80% फंड कर सकते हैं, और 75 लाख से ज़्यादा की अगर प्रॉपर्टी है तो आप 75% ही फंड करेंगे। ये क्राइटेरिया था। लेकिन इंडिया बुल्स क्या कर रहा था, वो 110 120% फंडिंग कर रहा था। तो ये गड़बड़ियाँ पाई गई। तो इंडिया बुल्स को और डीएचएफएल को रोक दिया गया कि भैया आप काम मत करो, आप अभी फिलहाल मत करो, जब हम बोलेंगे अगली बार तो काम करना, अभी आपके ऊपर जांच वाच चलेगी जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अब ये दोनों कंपनियां तो बाहर हो गई, तो फिर से एचडीएफसी और एसबीआई उभर के आ गई। एसबीआई को उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिला, लेकिन इन दोनों के बैंकों के जाने की वजह से, इन दोनों फाइनेंस कंपनियों के जाने की वजह से एक और कंपनी आ जाती है, वो है एलआईसी। एलआईसी भी हाउसिंग फाइनेंस में घुस जाती है और एचडीएफसी को वही फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है, हालांकि एसबीआई का चलता है। अच्छा, इंडिया बुल्स तो बाद में आ जाती है, फिर से वो काम करने लगती है, लेकिन वो छोटे लेवल पे काम करती है। डीएचएफएल हालांकि उसकी हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे, तो एक कंपनी निकल के आती है और बोलती है मैं भैया तुमको टेक ओवर कर रहा हूँ। वो कंपनी कौन थी? वो कंपनी थी पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यानी कि पीरामल ने बोला डीएचएफएल को भाई तू आजा मेरे में, तेरा बिजनेस भी और मेरा बिजनेस मिला के हम एक अच्छी कंपनी बना लेंगे। तो डीएचएफएल ने हाँ कर दिया और दोनों का मर्जर हो गया। अब क्या है, अब पीरामल चाहती है कि वो अपने काम को थोड़ा एक्सपेंड करे और प्रोजेक्ट संगम उन्होंने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट संगम है क्या? प्रोजेक्ट संगम में ये लगभग 3000 से 4000 वैकेंसीज लाएंगे और वैकेंसीज के थ्रू उन बंदों को लाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो बंदे लाएंगे तो उनसे बिजनेस ही ग्रोथ होगा। उनको इसीलिए ला रहे हैं कि आप भाई जाओ मार्केट में फाइलें लाओ और होम लोन करो, बांटो। तो पीरामल हाउसिंग फाइनेंस ने और डीएचएफएल जो पीरामल बन गया है, उन्होंने आके मार्केट में ये डिसाइड किया कि हम आगे बड़े स्तर पे काम करेंगे, इसलिए प्रोजेक्ट संगम लाया। और लगभग फिलहाल इन्होंने जो टारगेट किया है कि 3000 नए लोगों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें से 2000 लोगों का भर्ती अब तक हो चुका है, 1000 और रहते हैं। तो जो भी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं स्किल 2 की तैयारी से, वो जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ है। हालांकि 1 महीने बाद मेरे को मत बोलना कि मैंने ऐसा बोला था, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिलहाल अगर पीरामल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें तो इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके चेयरमैन हैं अजय पीरामल इनके चेयरमैन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि हाउ मेनी डिजिटल बैंक्स विल सेट अप बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट। अच्छा, कितने बैंकों ने डिसाइड किया है? वैसे बैंकों ने डिसाइड नहीं किया, ये डिसाइड अपना गवर्नमेंट नहीं किया है। अभी जो हाल ही में बजट आया तो उसमें डिसाइड किया गया है कि कुछ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक डिजिटल पेमेंट बैंक की स्थापना करेंगे। कितने पेमेंट बैंक की स्थापना की जाएगी? 75 डिजिटल बैंक की स्थापना की जाएगी 75 डिस्ट्रिक्ट में। इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिजिटल बैंक होते क्या हैं। देखो, सबसे पहली बात कि डिजिटल बैंक कोई फिजिकल बैंक होती नहीं है। जैसे आप लोग बैंकों में जाते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, आ जाते हो, नहीं। डिजिटल बैंक कोई भी फिजिकल बैंक नहीं होती है, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है। आप इसमें बिल्कुल पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सबके मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग होगा, नेट बैंकिंग होगा। ठीक है, बैंकों का है ना, आप लोग पैसे ट्रांजेक्शन कर लेते हो। आप अगर शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप वहाँ से पेमेंट कर लेते हो। आप मतलब हर प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी निकल जा रहा है। आपको अपना बैलेंस चेक करना है, आप उससे चेक कर ले रहे हो। आपको बैंक में जाने की जरूरत पड़ी नहीं। बस इसीलिए डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा दिया जा रहा है कि कैश के ट्रांजेक्शन को कम किया जाए, बैंकों में भीड़ कम की जाए, और इसलिए डिजिटल बैंक पेमेंट को और थोड़े बड़े लेवल पे लाया जा रहा है।
पहले ये शहरों में ही काम करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये गाँव की तरफ भी बढ़ रहा है, गाँव के लोगों को भी जोड़ रहा है, क्योंकि गाँव के लोग भी बड़े स्मार्ट हो चुके हैं, उनको ही पता है कि भाई बैंकों में बड़ी भीड़ लगती है, लाइन लगाना पड़ता है। तो अब अगर डिजिटल पेमेंट का यूज़ करेंगे तो उनको हर प्रकार की सुविधाएं यहीं मिल सकती है। हालांकि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो डिजिटल पेमेंट बैंक नहीं दे सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये बैंकों से भीड़ को कम करने में मददगार होगा। फिलहाल 75 डिजिटल बैंक की स्थापना की जाएगी 75 डिस्ट्रिक्ट में, यानी 75 ही जिलों में 75 डिजिटल बैंक्स की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच बैंक लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड विद पतंजलि इन पार्टनरशिप विद रुपे? किस बैंक ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि वो पतंजलि के साथ पार्टनरशिप में और रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ पार्टनरशिप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा, ठीक है। किस बैंक ने ये डिसाइड किया है कि वो पतंजलि के साथ पार्टनरशिप में और रुपे के साथ पार्टनरशिप में एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा? तो उस कंपनी का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने ये डिसीजन लिया है कि वो पतंजलि के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड इशू करेगा और वो रुपए के बिहाफ पे करेगा। आई मीन जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के पास डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा तो मास्टर कार्ड का होता है, वीज़ा का होता है, रुपए का होता है, किसी ना किसी एक कंपनी का होता है। तो फिलहाल रुपए के साथ में टाई अप किया गया है और इसमें 2 कंपनियां साथ में आ रही हैं। इवन एक बैंक आ रहा है और एक कंपनी आ रही है। बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक और कंपनी का नाम है पतंजलि। पतंजलि के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 मई 1894 में, यानी कि बहुत पुराना बैंक है, लगभग 125-30 साल पुराना। 19 मई 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और जहां स्थापना हुई थी उस जगह का नाम है लाहौर। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और स्लोगन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और फिलहाल इसके सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज प्रपोज्ड फॉर एलोकेशन फॉर पीएम आवास योजना इन यूनियन बजट? हाल ही में बजट आया है, 2-1 दिन पहले ही आया है। उस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने पैसे बनाए गए हैं, अलग से निकाले गए हैं, उसके लिए एक अलग बजट बनाया गया है। वो अमाउंट है 48,000 करोड़। अब पीएम आवास योजना क्या है? देखो, पीएम आवास योजना है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको शायद एक और ELSS समथिंग नाम से जानते हैं, बट मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना ही ज़्यादा बेहतर लगता है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। क्या इनिशिएटिव था? हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके पास में अपना घर हो। अगर आज के डेट में आप घर ले रहे हो, सपोज दैट आपने डिसाइड किया कि मेरे को घर खरीदना है और आपने लोन ले लिया, ठीक है। लोन नहीं भी लेते हो तो भी ये स्कीम आपको मिलेगी। फिलहाल अगर लोन की बात करते हैं, आपने लोन ले लिया, ठीक है, तो अब घर कई तरह के होते हैं। EWS भी होता है, LIG भी होता है, MIG भी होता है, HIG भी होता है। EWS क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 1 BHK जिसको बोल सकते हैं, छोटा सा रूम होगा। वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वो EWS फ्लैट लेते हैं, जनता फ्लैट्स भी जिनको बोलते हैं। 1 मिनट। दूसरा LIG, लोअर इनकम ग्रुप, जिसको हम कह सकते हैं 2 BHK। ये 2 BHK होता है, इसको LIG की कैटेगरी में डालते हैं। अगला होता है MIG, मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है, इसमें 3 BHK होता है। एंड मोर देन 3 अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं HIG या MIG2 भी बोल सकते हैं, HIG भी बोल सकते हैं। हायर इनकम ग्रुप कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि ये तो बहुत पहले से डिसाइड हो गया था, ये स्कीम आई थिंक 3-4 साल पहले से ही चल रही है कि जो लोग भी अगर लोन लेते हैं या लोन नहीं भी ले रहे हैं, घर है, घर बनवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको कुछ अमाउंट देगी, प्रोवाइड करेगी अपनी तरफ से। अगर आप लोन लेते हो तो आप अगर मान लेते हैं कि आपने लोन लिया और लोन में आप अपनी EMI पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको मैक्सिमम 2.67 लाख की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम क्या है? ये डिपेंड करता है कि आपने लोन कितने का लिया है, लोन का टेन्योर क्या रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको 2.67 लाख प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणा बना के चल रहे हैं कि जो ये पैसे आते हैं, अगर आपने लोन लिए हैं तो आपके प्रिंसिपल में से कम होते हैं। प्रिंसिपल क्या है? मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे कि सही है 20 लाख का लोन ले लो और 2.5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट के आ जाएंगे, तो मेरा लोन तो मतलब मेरा प्रिंसिपल तो कम हो जाएगा। नहीं, ये प्रिंसिपल में से कभी कम नहीं होता, ये हमेशा इंटरेस्ट में से कम होता है। जैसे आपका मान लो बना 20 लाख का, आपका टोटल मिला के आपने 10 साल का लोन किया और 20 लाख का अमाउंट इंटरेस्ट लगा के 10 साल का कैलकुलेशन पहले हो जाता है, वो बन जाता है 25 लाख या 30 लाख मान लेते हैं। 30 लाख आपका बन गया, तो जो ये 2,67,000 रुपये आएंगे ये आपके इंटरेस्ट में से कम होंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको 2 फायदे होंगे। या तो आपकी EMI कम हो जाएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैंक को क्या बोलते हैं। या तो आपकी EMI कम हो जाएगी, या तो फिर आप अपना टेन्योर कम करवा सकते हो, समय कम करवा सकते हो। यानी कि पहले आपको 30 लाख पे करना था 10 साल, अब आपके ऊपर 2.5 लाख रुपये आ गए, अब आपको कितना पेमेंट करना है? 27.5 लाख। तो EMI कम करा लो, वो भी सही है। या आप पीछे से 10 साल का लिया था, बोल दो यार जितना भी उससे फ़र्क पड़ता है, 1 साल 6 महीने जितने भी ये कम कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा,
कैटेगरी भी डिवाइड है, ऐसे नहीं मुंह उठा के चले गए, मेरे को इंटरेस्ट दे दो, मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दो, वो बांट रहे हैं मोदी जी, नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया क्या है? 3 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, ग्रॉस इनकम। 3 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस फ्लैट लिया है तो 3 लाख तक की इनकम होनी चाहिए। एलआईजी के लिए क्या है? 3 लाख से ज़्यादा, 6 लाख से कम, यानी इन बिटवीन रहना चाहिए अगर आप एलआईजी फ्लैट ले रहे हो तो। एमआईजी के लिए क्या है? 6 लाख से ज़्यादा, 12 लाख से कम। और एचआईजी के लिए क्या है? 12 लाख से ज़्यादा, 18 लाख से कम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ईडब्ल्यूएस अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो 3 लाख तक आपकी ग्रॉस इनकम होनी चाहिए। एलआईजी फ्लैट ले रहे हो तो 3 से 6 के बीच में आपकी इनकम होनी चाहिए। एमआईजी फ्लैट ले रहे हो तो 6 से 12 के बीच में इनकम होनी चाहिए। और अगर एचआईजी ले रहे हो तो 12 से 18 के बीच में होनी चाहिए आपकी इनकम। अगर 18 से ज़्यादा आपकी इनकम होती है तो आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, बिल्कुल आप इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे और अच्छा खासा अमाउंट इनकम टैक्स में को पे करोगे आप, ठीक है। एक चीज़ और, अगर किसी ने कह लें कि अगर एक पति पत्नी है और पति के नाम से या पत्नी के नाम से पहले से घर है, उसके नाम से रजिस्ट्री है और पति ने लोन लिया है और पति चाहे कि उसको इसका बेनिफिट मिले, नहीं मिलेगा। आपके नाम से पहले घर नहीं होना चाहिए। भाई सर, गवर्नमेंट भी बहुत समझदार है, ऐसे नहीं बांटते फिर रही है। उसने भी बहुत सारे क्राइटेरिया डाल रखे हैं कि अगर किसी यूनिट मतलब एक फैमिली यूनिट में किसी के नाम से भी घर है तो उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों का एक क्रॉस क्वेश्चन भी आएगा, मेरे को पता है कि सर अगर वो बंदा मैरिड ही ना हो तो मैरिड नहीं होगा तो मदर फादर में से किसी का नहीं होना चाहिए। अगर मदर फादर का होगा तो आप, अगर आप सिंगल हो तो आपके मदर फादर एक फैमिली यूनिट माने जाते हैं। अगर आप मैरिड हो, भले ही आपकी फैमिली या यूँ कहें कि मदर फादर डिपेंडेंट है आप पे, लेकिन आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे एक यूनिट माने जाएंगे, अलग यूनिट माने जाएंगे। तो अगर आप मैरिड हो तो आपकी बीवी या आपके नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके पापा मम्मी और आपके नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर पहला घर है किसी के भी नाम से, आप इस जो स्कीम है इसके लिए एलिजिबल हो। फिलहाल गवर्नमेंट ने अपना छप्पर फाड़ दिया है 48,000 करोड़ रुपए लुटाने के लिए। बस आप जाओ, होम लोन लो या घर बनाओ और पैसे के लिए आप दावेदारी पेश करो, मिल सकती है और बहुत सारे लोगों को मिली भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ पोस्ट ऑफिसेज विल बी कनेक्टेड टू कोर बैंकिंग सिस्टम इन 2022? बजट आया है, बजट में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इसमें एक और चीज़ आई है, निर्मला सीतारमन ने एक घोषणा किया है कि डिसीजन लिया है एक्चुअली कि कितने सारे पोस्ट ऑफिस के ब्रांचेस को कोर बैंकिंग सिस्टम के तहत जोड़ा जाएगा। इसका जवाब है 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को, जो कि 100% है। यानी कि इतने ही ब्रांचेस हैं पोस्ट ऑफिस के हमारे भारत में और उन सारे ब्रांचेस को कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जोड़ा जाएगा। अब कोर बैंकिंग क्या है? कोर बैंकिंग देखो, कोर बैंकिंग अगर एक बैंक में होती है तो आपको ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड कर सकती है। ऑनलाइन एक्सेस मतलब कैसे? जैसे आप HDFC का खाता खुलाते हो, HDFC आपको सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ICICI प्रोवाइड करती है कि आप नेट बैंकिंग चला लो, मोबाइल बैंकिंग चला लो, तो मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर लो, मोबाइल में पैसे मंगा लो, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं। तो कोर बैंकिंग के थ्रू भी आप पैसे मंगा सकते हो, कहीं दूसरे ब्रांच को भेज सकते हो, दूसरे बैंक को भेज सकते हो, सारी फैसिलिटी आपको कोर बैंकिंग के थ्रू मिलेगी। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को जोड़ा जाएगा कोर बैंकिंग के थ्रू, जो कि पोस्ट ऑफिस का 100% है। यानी कि इतने ही ब्रांचेस हैं ऑल इंडिया और उन सब को कोर बैंकिंग के थ्रू जोड़ा जाएगा। आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच कंपनी इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली विथ वैल्यूएशन ऑफ USD 8.66, 64,722 करोड़। कौन सी कंपनी, हाल ही में एक सर्वे आया है, उस सर्वे के तहत कहा गया है कि LIC 64,722 करोड़ के नेटवर्थ के साथ ग्लोबली का मतलब होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी कंपनी ऐसी है जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है या लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अभी तो ये बन चुकी है और अभी मैंने पिछली कुछ एक स्लाइड में बताया कि IPO भी इसका जारी किया जा रहा है और IPO से भी पैसे इकट्ठा करने की बात की जा रही है, जो लगभग 8 से 10 लाख करोड़ होगा। तो सोचो, अभी अगर ये ग्लोबल कंपनी बन चुकी है तो जब वो IPO आएंगे और IPO लोग मार्केट में अपनी LIC में IPO खरीदेंगे तो फिर इसका कहाँ पे ही क्या वैल्यू पहुँच जाएगा। मतलब ग्लोबली तो अभी पहुँच चुकी है, अब तो उसके बाद लगता है कि वो फाड़ के निकल जाएगा। मार्स और जुपिटर का भी आई थिंक बन जाने वाला है बहुत बड़ा कंपनी। फिलहाल CEO के बारे में आपको मैंने इसके बताया ही कि MR कुमार हैं और HO की बात करें तो मुंबई है, ठीक है। कोर बैंकिंग के माध्यम से सारे ब्रांचेस को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया। अगला क्वेश्चन ये था कि ग्लोबल ब्रांड कौन सा बन गया है 64,722 करोड़ के नेटवर्थ के साथ में, वो है LIC। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं लाइक करने को आपको नहीं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ना करो, वीडियो देखो, तुम्हारा काम हो,
थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलता हूँ 2 से 3 दिन के बाद फिर से। और अगली बार जब आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि पैड और पेन लेके आऊँ, लिख के ही बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना बताता हूँ, स्पीच देता हूँ, भाषण देता हूँ, तो भूल भी जाते होंगे। तो कोई बात नहीं, अगली बार जब आऊँगा तो उम्मीद करता हूँ कि वो इंस्टॉल कर लूँगा और पेन और पैड के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। गुड नाइट।